हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। तो हमने क्या कर रखा है, आजकल अपने होम साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज चलाई हुई है क्योंकि हमारा पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। ऑफिशियल डेट आ गई है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। बिल्कुल भी मेहनत में कमी मत कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा। अभी हमने मल्टीपल क्वेश्चन लिए हुए हैं क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, तो हम अपने सारे सब्जेक्टों को कवर करेंगे और कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो हमसे छूट जाए। ठीक है, आप हमारे साथ मेहनत करते रहिए। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन है पोषण आहार विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन से, आहार एवं पोषण विषय से ये सब क्वेश्चन लिया गया है। और क्वेश्चन है पोषण आहार विज्ञान के जनक कौन है। ऑप्शन दिया है ले वाइजर है, सेकंड ऑप्शन दिया है पेंट कोफर है, अतवाटर है, या फिर वोइट है। तो कौन है हमारे पोषण आहार के जो हमारे जनक हैं, वो लेवाइजर हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा कि पोषण आहार के जन्मदाता कौन है, हमारे लेवाइजर हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता प्रोटीन उपलब्ध कराता है। मतलब ऐसा कौन सा आहार है जो हम ग्रहण करते हैं या भोजन जो हम ग्रहण करते हैं जिसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। ऑप्शन दिया है कच्ची मछली व मांस का टिक्का, अंडे, दालें और भूरा चावल। अगला ऑप्शन दिया है उक्त सभी। तो जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है वो होती हैं हमारी दालें और भूरा चावल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा जो सही है। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण होते हैं। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण है उसमें कितने चरण बताए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं या 8 होते हैं। अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया कि कितने चरण होते हैं, तो हम याद रखेंगे कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में मिले 4 चरण तो आप उसका आंसर लगा दीजिए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। ठीक है, अपोषणीय पदार्थ जो पोषण की दृष्टि से अच्छे नहीं होते, जो भोजन में मिलाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फूड एडिटिव होते हैं, फूड सप्लीमेंट होते हैं, फर्मेंटेड फूड होता है या फोर्टिफाइड फूड होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे फूड एडिटिव्स होते हैं जो हम फूड का टेस्ट इनहेंस करने के लिए मिलाते हैं या कई बार फूड को प्रिजर्व करने के लिए मिलाए जाते हैं, तो ये कैसे एडिटिव होते हैं, पर ये क्या करते हैं हमारे भोजन की जो पोषणता है उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इससे भोजन खाने में तो स्वाद लगता है, बहुत टाइम तक के लिए प्रिजर्व भी हो जाता है, लेकिन वो पोषणीय दृष्टि से देखा जाए तो वो आहार अपर्याप्त होता है, अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः क्या है, अपर्याप्त है, मतलब अच्छा नहीं है, अपर्याप्त है। कौन सा भोजन होता है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है मृदु भोजन, पूर्ण द्रव भोजन, ठीक है, स्पष्ट द्रव भोजन, या फिर नियमित भोजन। तो जो पोषणीय दृष्टि से देखा जाए तो जो भोजन अपर्याप्त है वो कौन सा होता है, स्पष्ट द्रव भोजन होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित करें। ठीक है, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन रूप क्या कहलाता है ये परिभाषा क्या है, क्या विज्ञान है, खाद्य विज्ञान है, पथ्य है या पोषण है। ठीक है, तो शरीर में कार्य पर भोजन का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ। अगला क्वेश्चन है पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है। जो भी हम अपना आहार खाते हैं, ठीक है, पोषक तत्व लेते हैं, उनका जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्वेशन है, अवशोषण है, हमारे शरीर में कहाँ होता है। पहला ऑप्शन दिया है मुंह में होता है, आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है या बड़ी आंत में होता है। तो जब अवशोषण की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा जो अवशोषण होता है वो हमारा छोटी आंत में होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, निद्रा है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है निद्रा, व्यायाम है, पोषण है या स्वच्छता है। तो बच्चों के शारीरिक विकास की बात करें या मानसिक विकास की बात करें या किसी भी प्रकार का विकास है, तो सबसे ज्यादा जो भूमिका होती है वो होती है हमारे पोषण की। ठीक है, हमारा पोषण अच्छा होगा, उसमें सभी पोषक तत्व सम्मिलित होंगे, तो बच्चों का पूर्ण विकास बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है
निम्न सघनता वाले कपड़े का क्या होता है, जिसमें निम्न सघनता होती है मतलब कम होती है, ठीक है। बेहतर हस्त होते हैं, लचीलापन होता है, आवरण कम होता है या भार कम होता है। अगर निम्न सघनता वाले कपड़े हैं तो उनका भार कैसा होगा, कम होगा। और अधिक सघनता वाले वस्त्र हैं तो उनका भार कैसा होगा, वो भारी होंगे, ठीक है। उनका जो वजन होगा, वजन में वो भारी होंगे। निम्न सघनता वाले जो वस्त्र हैं वो भार में कैसे होंगे, कम होंगे। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र मंत्रालय नवंबर में सृजित हुआ था, किस सन में हुआ था, ठीक है। पहला दिया है 1959, 1970, 1977 या 1985। तो वस्त्र मंत्रालय नवंबर 1985 में सृजित हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द, जो हम शरीर पे अपने कपड़े पहनते हैं उनको वो शब्दावली में क्या बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि पहनावा है, वस्त्र है, ढांचा है या कपड़ा है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, वस्त्र बोलते हैं, ठीक है। हम क्या धारण करते हैं अपने शरीर पे, वस्त्र धारण करते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है, ASTM का सही पूर्ण रूप बताइए। ASTM की फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑल स्टैंडर्ड्स फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेक्सटाइल एंड मटेरियल। नेक्स्ट है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया, अगला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया स्टैंडर्ड्स फॉर टेस्टिंग मटेरियल। तो ASTM की फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है हमारी अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, ठीक है। आप याद रखेंगे, A से अमेरिकन, S से सोसाइटी, T से हमारा टेक्सटाइल, और T से हमारा टेक्सटिंग, और M से क्या हो जाएगा हमारा मटेरियल। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, थर्ड हो जाएगा अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम एवं मानव निर्मित धागों को डेनियर प्रणाली से मापा जाता है, ठीक है। पहली बात तो आप यही याद रखेंगे कि रेशम एवं मानव निर्मित धागों को किस में मापा जाता है, डेनियर में मापा जाता है। एक डेनियर कितने मीटर धागे का ग्राम में वजन होता है, ठीक है, हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 900 मीटर, 1000 मीटर, 9000 मीटर या 90 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9000 मीटर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असत्य वाक्य का चयन कीजिए। असत्य वाक्य हमें ढूंढना है, ठीक है। पहला दिया है कपास, लिनन, जूट प्राकृतिक सेलुलोज तंतु है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। ऊन, हेम्प, रेशम प्रोटीन तंतु है। एस्बेस्टस, ग्लास, मोडेक्रिक खनिज तंतु है। रेयन, एसीटेट, मानव कृत सेलुलोजिक तंतु हैं। अब हमें असत्य वाक्य ढूंढना है, तो इसमें असत्य वाक्य कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ऊन और रेशम तो प्रोटीन तंतु हैं, पर ये जो हेम्प होता है ये वानस्पतिक तंतु होता है, इसलिए ये क्या है हमारा असत्य वाक्य हो जाएगा, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो गया इसका, सेकंड हो गया। अगला क्वेश्चन है, कॉटन पॉलीमर में सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक ग्रुप होता है। जो ये कॉटन पॉलीमर है, जब हमारे रेशम उसका सूत का निर्माण होता है, ठीक है, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक ग्रुप होता है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है अमाइड ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है या फिर सल्फ्यूरिक ग्रुप है। तो कौन सा ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह तंतु जो जलते समय जलने जैसी गंध देता है। ऐसा तंतु जब हम उसे जलाते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, तो वो कैसी गंध आती है, जैसे बालों के जलने जैसी गंध हो। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऊन, लिनन, रेयन या नायलॉन। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऊन हो जाएगा, क्योंकि ऊन क्या है, एक प्रोटीन तंतु है, ठीक है। ये प्रोटीन तंतु है और इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कैरेटिन प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन प्रधान रेशा भी कहते हैं। किस नाम से भी जानते हैं, प्रोटीन प्रधान रेशा के नाम से भी हम ऊन को जानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
नमी परीक्षण किस रेशे पर लागू होता है? नमी मतलब जो नमी को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, किस रेशे पर लागू होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है सूती है, रेयॉन है, एस्बेस्टस है या कांच है। तो जो हमारी सूती और लिनन वस्त्र होते हैं ना, इनमें नमी ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेशे का वह गुण जिसमें वह अपनी पूर्व लंबाई प्राप्त कर लेता है। कोई भी रेशा है, ठीक है, हमने उसको खींचा और जब हमने उसे छोड़ा तो वापस वो अपनी उतनी लंबाई को प्राप्त कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रत्यास्था कहलाता है, ज्वलनशीलता कहलाता है, चमक कहलाता है, अनियमितता कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यास्था कहलाता है। इलास्टिसिटी होती है कि जब हम रेशे को खींचे, जब हम उसे छोड़ेंगे तो वापस वो अपनी उतनी लंबाई को प्राप्त कर ले। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमदा निम्न का उदाहरण है। ठीक है, नमदा किसका उदाहरण है? ऑप्शन दिया है वोवन या बुने हुए कपड़े का, फेल्टेड कपड़े का, ठीक है, निटेड बुनाई वाले कपड़ों का, या फिर ब्रेडेड गुथे हुए कपड़ों का। तो जो नमदा होता है ये फेल्टेड कपड़े का होता है। इसमें छोटे छोटे रेशों को मिला के क्या बनाया जाता है? नमदा बनाया जाता है। नमदा जो होता है उन्हीं वस्त्रों को ताप दाब नमी देके क्या करा जाता है? आपस में उलझा के जमाया जाता है, जिससे क्या होता है? हमारा नमदा बनता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो फेल्टेड कपड़े होते हैं वो किसका उदाहरण होते हैं? हमारे नमदा के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस रेशे का आविष्कार होने के पश्चात इसका नाम टेरिलोन और डेक्रोन रखा गया। ठीक है, ऐसा कौन सा रेशा है जब उसका आविष्कार हुआ तो उसका नाम क्या रखा गया? टेरिलोन या डेक्रोन रखा गया। ठीक है, अब हम ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है नायलॉन, फिर दिया है रेयॉन, ठीक है, पॉलिस्टर या लिनन। तो कौन सा रेशा है? वो पॉलिस्टर रेशा है। ये कैसा रेशा है? एक सिंथेटिक रेशा है। ठीक है, और इसका निर्माण कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है? एसिड और अल्कोहल के बीच रासायनिक क्रिया कराई जाती है, जिससे हमारा क्या बनता है? पॉलिस्टर बनता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? थर्ड। नेक्स्ट है, विमितीय स्थिर वस्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। किस प्रकार विमितीय स्थिर वस्त्र को? फर्स्ट ऑप्शन दिया है वस्त्र जिसमें रेशे की सभी विशेषताएं होती हैं, ठीक है, वस्त्र जो ना तो सिकुड़ता है, वस्त्र जिसमें तत्यक प्रतिप्राप्ति लचीलापन और संरचना अच्छी होती है, और ऊपरी सभी। तो विमितीय स्थिर वस्त्र को जब हम परिभाषित करते हैं तो ये कैसे होते हैं? जिसमें तत्यक प्रतिप्राप्ति होती है, ठीक है, लचीलापन होता है और संरचना अच्छी होती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा कि जो विमितीय स्थिर वस्त्र हैं वो कैसे होते हैं? जिसमें तत्यक प्रतिप्राप्ति होती है, लचीलापन होता है और संसक्ता होती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण, ठीक है, क्या है? जब हम किसी वस्तु की हमें पहचान करनी है तो हम उसका परीक्षण करते हैं, तो सबसे अच्छा परीक्षण कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिए है विलेयता परीक्षण, विदारण परीक्षण, दहन परीक्षण या माइक्रोस्कोपिक परीक्षण। तो सबसे अच्छा वस्त्रों की पहचान का जो परीक्षण है वो कौन सा है? माइक्रोस्कोपिक परीक्षण है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा होगा जिसमें क्या है? जो घर्षण है वो कम होगा, तो वो कौन सा है? सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा है कौन सा है? पहला है निष्ठाम, ठीक है, चार खानेदार सूती कपड़ा, मोटा सूती कपड़ा या साटन। ठीक है, तो सबसे कम घर्षण प्रतिरोध जो वस्त्र है, रेशा है, वो कौन सा है? मोटा सूती कपड़ा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्सर प्रयास है। ठीक है, अब ये जो प्रयास होते हैं ये हमारे कई प्रकार के होते हैं। एक मानसिक प्रयास होता है, ठीक है, शारीरिक होता है, और कौन सा प्रयास होता है? पैडल होता है। ये सारे हमारे प्रयास हैं, ठीक है, चक्षु प्रयास होता है, और कौन सा प्रयास होता है? टर्सल प्रयास होता है। अब यहाँ हमसे टर्सल प्रयास पूछा है। टर्सल मतलब जिसमें हमारी पूरी बॉडी
पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी उससे इफेक्ट हो रही है, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो ऑप्शन दिया है झुकाव व बैठना, उठना या खींचना, टांग की गति या रोकना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो हमारा टर्सल प्रयास होगा वो किस पे होगा, किसी चीज को उठाना, क्योंकि जब हम किसी चीज को उठाएंगे तो हमारी बॉडी नीचे जाएगी, पैर भी झुकेंगे, हाथों का भी काम होगा, या किसी भी चीज को खींचना। तो ठीक है, टर्सल प्रयास क्या हो गया हमारा, उठाना या खींचना। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार है, कौन सा प्रकार है, लंबवत संगठन, ठीक है, कार्यात्मक संगठन, रेखीय संगठन या रेखीय व स्टाफ संगठन। तो संगठन का सबसे पुराना और सरल प्रकार जो है वो है हमारा रेखीय संगठन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह प्रबंधन के अंतर्गत परिवार के साधनों का नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन आता है, ठीक है, के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। अब ये डेफिनेशन दी है गृह प्रबंधन की, कि उन्होंने कहा है गृह प्रबंधन के अंतर्गत नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन आता है, और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य, जो हमने अपने लक्ष्य बनाए हैं, उनकी हम प्राप्ति करते हैं। तो ये डेफिनेशन किसकी है, ऑप्शन दिया है हरलॉक की है, ठीक है, ओलिवर सेल्डन की है, निकिलियन डॉर्सी की है, ऑफनर की है। तो डेफिनेशन हमने होम मैनेजमेंट की एक साथ पहले भी कराई हुई है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां देखिए, सारी डेफिनेशन आपको एक साथ मिल जाएंगी, अलग अलग, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा, आप एक ही क्लास में सारी डेफिनेशन पढ़ लेंगे होम मैनेजमेंट की। तो ये डेफिनेशन किसकी है, निकिल एवं डॉर्सी की। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, ठीक है, निर्णय लेने की प्रक्रिया को कौन सा कारक प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है लक्ष्य एवं मूल्य, रहन सहन का स्तर, आवास स्थिति या परिवार के सदस्य, ठीक है। जब हम प्रबंधन करते हैं तो उसमें जो मुख्य भूमिका होती है वो किसकी होती है, निर्णय की होती है, ठीक है, इसलिए निर्णय को क्या कहा जाता है, प्रबंधन का हृदय कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें तीन मुख्य वो होते हैं हमारे, लक्ष्य, मूल्य, स्तर। अब निर्णय लेने की प्रक्रिया को जो प्रभावित करने वाला कारक है, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सबसे क्या कारक होता है, लक्ष्य और हमारे मूल्य होते हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है, ठीक है, जब हम प्रबंधन करते हैं तो उसमें मुख्य 3 चरण आते हैं, हमसे फर्स्ट चरण पूछा है, तो फर्स्ट चरण कौन सा होता है हमारा, आयोजन होता है, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या होता है, नियंत्रण होता है, जिसमें हम काम करते हैं, ठीक है। थर्ड क्या होता है, मूल्यांकन, जिसमें हम अपना परिणाम देखते हैं कि जो हमने प्लानिंग की है वो सही तरह से हुई है या नहीं हुई है। प्रथम चरण हमसे पूछा है, तो प्रथम चरण कौन सा हो जाएगा, नियोजन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान विषय अपने शुरुआती चरण में इनमें क्या कहा जाता था। जब गृह विज्ञान की शुरुआत हुई थी तो ये विषय अपने शुरुआती स्तर पर क्या कहा जाता था। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पारिवारिक विज्ञान, घरेलू विज्ञान, मानव विज्ञान या सामाजिक विज्ञान। तो शुरुआती दौर में जब क्या कहा जाता था, इसे घरेलू विज्ञान कहा जाता था। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का इनमें से कौन सा एक विशेष क्षेत्र नहीं है। आपको पता है कि गृह विज्ञान के मुख्य 5 क्षेत्र हैं, ठीक है, आहार एवं पोषण हो गया, ठीक है, जिसे हम फूड न्यूट्रिशन कहते हैं, टेक्सटाइल हो गया, वस्त्र विज्ञान हो गया, होम मैनेजमेंट, गृह प्रबंधन हो गया, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा हो गया, और बाल विकास हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसमें से कौन सा क्षेत्र नहीं है वो हमें बताना है। वस्त्र डिजाइनिंग और टेक्सटाइल ये तो है, खाद्य एवं पोषण FN है, फूड एंड न्यूट्रिशन, आंतरिक डिजाइन, आंतरिक डिजाइन ये हमारा टेक्सटाइल के अंदर ही आता है। आंतरिक डिजाइनिंग जो होती है ये हमारी किस में आती है, होम मैनेजमेंट में आती है, और स्वास्थ्य की देखभाल ये हेल्थ साइंस हो गया, ठीक है। तो ये कोई अलग से क्षेत्र नहीं है, ये हमारा आंतरिक डिजाइनिंग का जो हम काम करते हैं वो हमारा होम मैनेजमेंट में चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्षेत्र नहीं है, बाकी ये सब जो है ये हमारे होम साइंस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1932 में कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था कौन थी? कब हुई थी? 1932 में। ठीक है, कॉलेज स्तर पर जब गृह विज्ञान लागू किया गया था तो वो संस्था कौन सी थी? फर्स्ट ऑप्शन दिया है लेडी इरविन कॉलेज, कहाँ? दिल्ली। क्वीन मैरीज कॉलेज मद्रास, या वुमेन क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास, ठीक है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। तो 1932 की जब हम बात करें तो कॉलेज स्तर पर जब गृह विज्ञान की शुरुआत हुई थी तो वो कहाँ हुई थी? लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली में हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता की जीवन शैली को सुधारता है। ठीक है, जो हम ये पढ़ते हैं अपना एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ते हैं, प्रसार कार्यकर्ता वाली जो पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, किसके जीवन को सुधारता है? क्या केवल महिलाओं के जीवन को सुधारता है, केवल बच्चों के, केवल किसानों के, उपरोक्त सभी के? तो हम एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करें तो उसमें हम सभी को लेते हैं, किसानों को, महिलाओं को, बच्चों को, परिवार के जितने सदस्य होते हैं हर किसी प्रत्येक व्यक्ति का उसमें हम समावेश करते हैं, उनके व्यवहारिक जीवन से जोड़कर उन्हें आगे बढ़ने के प्रयास बताते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। अगला है गृह कार्य संबंधी क्रियाओं की वैज्ञानिक विधि है, यह क्या कहलाता है? ठीक है, कला कहलाता है, विज्ञान, वाणिज्य, गृह विज्ञान। गृह कार्य संबंधी क्रियाओं का जो ज्ञान है वो क्या कहलाता है? गृह विज्ञान कहलाता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है के तहत गतिविधियों को समूहीकृत करना, असगनिंग करना या संसाधनों का सही उपयोग करना क्या कहलाता है? हम चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, उनमें समायोजन कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसी प्लानिंग जो होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया है योजना बनाना, आयोजन, नियंत्रण या मूल्यांकन। तो ये क्या कहलाता है? ये हम किसके अंतर्गत करते हैं? अपना आयोजन, जो भी हम प्लानिंग करते हैं ना उसके अंतर्गत हम ये सारे काम करते हैं, चीजों को समूहीकृत करते हैं, संगठित करते हैं और अपने संसाधनों का उपयोग करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधन का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया की माला को कहते हैं। जिसमें हम क्या कहते हैं? परिवार का लक्ष्य पूरा करने के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग करके निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है गृह प्रबंधन कहते हैं, ठीक है, व्यवसाय प्रबंधन कहते हैं, साधन प्रबंधन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हमारा अपने पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, ठीक है, जो भी हम पारिवारिक साधनों का उपयोग करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो ये सब किस में होता है? हमारा गृह प्रबंधन में होता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधन विज्ञान और कला दोनों है। प्रबंधन की हमने विशेषताएं पढ़ी हैं, तो प्रबंधन क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। प्रबंधन क्या है? एक विज्ञान है। प्रबंधन क्या है? एक कला है। तो आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है? यह केवल विज्ञान है या केवल कला है? असहमत है या सहमत है? तो प्रबंधन जो होता है वो विज्ञान भी होता है और कला भी होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ हो जाएगा कि सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छी गृहिणी वही है, ठीक है, एक अच्छी गृहिणी, ठीक है, कौन सी है? जो एक संतुलित बजट का निर्माण करती है। सेकंड ऑप्शन दिया है परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को महत्व देती है, घर में स्वच्छता, क्रमबद्धता, सुंदरता का ध्यान रखे, या उपयुक्त सभी। तो एक अच्छी गृहिणी हम उसी को मानते हैं जो क्या करती है? संतुलित बजट का निर्माण भी करती है, ठीक है, सदस्यों की आवश्यकताओं को महत्व देती है और स्वच्छता, क्रमबद्धता, सुंदरता का ध्यान भी रखे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वह कानूनी शब्द है जो उस ऋण व्यवस्था का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें ऋण की जमानत के रूप में क्या है? चल निजी संपत्ति प्रयुक्त की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रियल एस्टेट बंधक, मिति ब्याज बंधक, ठीक है, चल संपत्ति बंधक, या फिर ऋण परिशोधन बंधक। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो हमारी चल निजी संपत्ति के लिए प्रयुक्त होता है? वो होता है हमारा चल संपत्ति बंधक। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 में
किया गया था? कब किया गया था? पहला क्वेश्चन तो यही कि कब किस सन में किया गया था? 1873 में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? ऑप्शन दिया है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, टेक्सास विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो आप याद रखेंगे 1873 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में क्या हुआ था? प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण, व्यवहार में परिवर्तन लाना का आधारभूत दर्शन है। मतलब व्यक्ति को शिक्षित करके उसकी मनोवृत्ति, ठीक है, उसके मन के विचारों को बदलना, उसके दृष्टिकोण को सुधारना, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना, उसी के दायरे में रहकर ये किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन दिया है शिक्षा, ठीक है, प्रसार शिक्षा, शिक्षण या अनौपचारिक शिक्षा। तो हम ये किस में करते हैं? प्रसार शिक्षा में करते हैं कि लोगों के घरों पर जाकर, उनके खेतों पर जाके उनको शिक्षित किया जाता है, जीवन जीने के नए तरीके बताए जाते हैं, रोजगार की नई नई तकनीकियां उन्हें सिखाई जाती हैं, उन्हीं के माहौल में रहकर। तो किसके अंतर्गत होता है? प्रसार शिक्षा। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षण एक विधि है, ये कैसी विधि है? क्या ये अव्यवहारिक शिक्षण है, ठीक है, सामूहिक शिक्षण है, व्यवहारिक शिक्षण है या जन शिक्षण है? तो प्रसार शिक्षा जो होता है ये हमारा एक व्यवहारिक शिक्षण होता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, जो हम ये एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ते हैं प्रसार शिक्षा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, सेकंड है ज्ञान में परिवर्तन लाना, थर्ड है कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना, या फिर उपयुक्त सभी। तो प्रसार शिक्षा में हम क्या कहते हैं? उनके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लेके आते हैं, ठीक है, उनके ज्ञान में भी परिवर्तन लाते हैं, उनको नई नई चीजें सिखाते हैं, उनकी कार्य क्षमता को भी बढ़ाते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है, किसका होता है प्रसार शिक्षा पद्धति में? फर्स्ट ऑप्शन दिया है नम्यता का, विभिन्नता का, निर्भरता का, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रसार शिक्षण पद्धति में किसका विशेष महत्व होता है? नम्यता का होता है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? ये डेफिनेशन है कि प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज के लिए उपयोगी ज्ञान देने की क्या है? ये एक विधि है। ये किसने माना है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है धामा, ठीक है, सेकंड है लिंक्स की, या फिर कृष्णाचारी की, या बुरित की। तो डेफिनेशन किसकी है? धामा की है। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन की डेफिनेशन भी हमने एक क्लास में कराई हुई है, पहले आप देख लीजिएगा, वहाँ सारी डेफिनेशन आपको एक साथ मिल जाएंगी। तो डेफिनेशन किसकी है? धामा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया था? ठीक है, तो कब किया था? फर्स्ट ऑप्शन दिया है डे ने किया था 1892 में, या फिर ईबी वोरहेस ने किया था 1894 में, एलन रिचर्ड ने किया था 1895 में, या लैंड ग्रांट कॉलेज एसोसिएशन में हुआ था 1948 में। तो जब प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द की बात करें तो ईबी वोरहेस ने 1894 में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, एक्सटेंशन जो शब्द होता है ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक्स प्लस टेंशो। ठीक है, एक्स का मतलब होता है आउट, बाहर करना, और टेंशो का मतलब होता है फैलना। ठीक है, फैलाना या फैलना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम बताइए। ठीक है, अब ये ह्यूरिस्टिक विधि के जो जनक हैं ये कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने ह्यूरिस्टिक विधि का खोज की, बताई। अब इनके चरणों को हमें सही क्रम में लगाना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है तथ्यों की खोज करना, समस्या उत्पन्न करना, या परिकल्पना का निर्माण करना। ठीक है, सेकंड है परिकल्पना का निर्माण करना, समस्या उत्पन्न करना, तथ्यों की खोज करना। थर्ड ऑप्शन है समस्या उत्पन्न करना, तथ्यों की खोज करना, परिकल्पना का निर्माण करना। ठीक है, ये दोबारा रिपीट हो गया है। और फोर्थ ऑप्शन है समस्या उत्पन्न करना।
तो ह्यूरिस्टिक विधि की जब बात करें तो इनके जो चरण है वो सबसे पहले क्या होता है, हम कोई भी समस्या को उत्पन्न करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें हम उनकी तथ्यों की खोज करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, परिकल्पना का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि के हिसाब से सबसे पहले हम कोई भी समस्या को उत्पन्न करेंगे, फिर उससे संबंधित तथ्यों की खोज करेंगे, तब हम क्या करेंगे, परिकल्पना का निर्माण करेंगे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी सामान्यतः बुद्धि परीक्षण में कितने उपचरण होते हैं। तो भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण कौन सा है। ठीक है, प्रसार शिक्षा के बहुत सारे चरण हैं जिसको हम कैसे याद करते हैं, एडिक केस के नाम से याद करते हैं। इसके चरण को याद करने का एक कोड है। ठीक है, प्रथम चरण पूछा है हमसे, प्रथम चरण कौन सा है, ये हमारा अटेंशन है। ठीक है, मतलब ध्यान आकर्षण। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। ए से अटेंशन, आई से क्या हो गया, इंटरेस्ट, डी से डिजायर, सी से कन्वेक्शन, के से नॉलेज, ए से एक्शन, एस से क्या है, सेटिस्फेक्शन, ई से इवेल्युएशन। ठीक है, ए से हिंदी में ध्यान आकर्षण, आई से रुचि, डी से इच्छा, सी से विश्वास, के से जानकारी, ए से क्रिया, एस से हमारा संतुष्टि, ई से क्या हो जाएगा हमारा मूल्यांकन। तो सबसे प्रथम चरण हमसे पूछा था ये वाला, तो कौन सा हो जाएगा, ध्यान आकर्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए, ठीक है, लक्ष्य, कार्यव्रत, एजेंडा तथा प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाले लीडर को क्या कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है, निर्देशात्मक लीडर कहा जाता है, सहभागी लीडर कहा जाता है, संपोषक लीडर कहा जाता है, या फिर उपलब्धि अभिमुख लीडर कहा जाता है। तो समूह के सदस्यों को दिशा निर्देशित कर रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, और क्या कर रहा है, हर चीज को स्पष्ट रूप से बता रहा है, तो वो किसका काम होता है, निर्देशात्मक लीडर का होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है। जो प्रसार कार्यकर्ता की सफलता है कि उसका काम सही से हो पा रहा है नहीं, तो किस मुख्य बिंदु पर निर्भर करती है। ठीक है, फर्स्ट है उसका जीवन के प्रति रवैया, दृष्टिकोण, उसकी वाचनिक तथा संगठनात्मक क्षमता, उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता, या फिर उसकी विद्वता या बौद्धिक क्षमता। जब हम प्रसार कार्यकर्ता की बात करें या फिर प्रसार शिक्षा की बात करें, तो सबसे पहले तो उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको लोगों से जुड़ने की क्षमता आनी चाहिए कि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं सही से नहीं, या लोग आपके बातों में मतलब आपकी बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे मुझे इसका मौलिक गुण होता है प्रसार शिक्षा का, वो होता है कि उसका व्यक्तित्व और वो किस तरह से लोगों को इकट्ठा कर पा रहा है, लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पा रहा है, उनको समझा पा रहा है, ठीक है, उनके दृष्टिकोण को बदल पा रहा है। तो लोगों से जो जुड़ने की क्षमता है वो उसका मौलिक गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है। ठीक है, क्या प्रदान करता है, गुणात्मक वृद्धि, परिणात्मक वृद्धि, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा प्रसार शिक्षा का एक सफल परीक्षण है वो क्या प्रदान करता है, गुणात्मक वृद्धि भी करता है और परिणात्मक वृद्धि भी करता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राच्य शब्द कार्बोसीना का संस्कृत में मतलब होता है। ठीक है, इसका संस्कृत में मतलब पूछा है, क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है छल, छल होगा, सन, करपासा या कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करपासा। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। प्रसार शिक्षा का क्या सिद्धांत है। ठीक है, देखकर सीखना, करके सीखना, पढ़कर सीखना या सुनकर सीखना। तो प्रसार शिक्षा का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है कि करके सीखना। ठीक है, क्योंकि एक व्यवहारिक शिक्षण होता है तो इसमें क्या होता है, करके सीखा जाता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है।
बालक का जो सामाजिकरण है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है सोशल मीडिया, ठीक है, विद्यालय, परिवार या खेल का मैदान। तो जो बच्चे का सामाजिकरण है वो उसका कहाँ से प्रारंभ होता है? परिवार से होता है। फर्स्ट थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं, ठीक है, बाल विकास जो है इसके कौन कौन से पहलू हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, भाषा विकास या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी। कि बाल विकास के अंतर्गत क्या आता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा का विकास, गत्यात्मक विकास, ये सारे विकास जो है हमारे बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समुत्थानशील बच्चा वह है जिसमें कौन सा गुण हो? सहन शक्ति की अपेक्षा वाले कार्यों को आसानी से छोड़ देता है, भावात्मक सुस्थिरता का अभाव, विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त, उन परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिसमें अधिकतर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचता। तो जो समुत्थानशील बच्चा होता है ना, वो कौन होता है? जो उन परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिनमें अधिकतर लोगों को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं? समुत्थानशील बच्चे कहते हैं। कि उसमें सोचने की इतनी होती है कि वो पहले से ही जान लेता है कि ऐसी कोई परिस्थिति है जिससे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है वार्तालाप, ठीक है, वार्तालाप से तो कोई किसी प्रकार का डर उत्पन्न नहीं होगा। सोच, एकाकीपन या दयालुता। तो ये जो एकाकीपन हमारा उद्दीपक होता है, ये छोटे बच्चों में डर बढ़ाने वाला एक उद्दीपक होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित विधियों में नहीं आती? बाल केंद्रित मतलब जब बच्चा छोटा है तो हमें क्या करना पड़ता है? उसे खिलाना भी पड़ता है, खाना खिलाना सिखाना भी पड़ता है, मल त्याग सिखाना पड़ता है, ठीक है। और क्या होता है? चलना सिखाया जाता है। निम्नलिखित बाल केंद्रित विधियों में जो नहीं आती वो क्या है? फर्स्ट है प्रदर्शन विधि, योजना विधि, प्रयोगशाला विधि या असाइनमेंट विधि। तो ये जो हमारी बाल केंद्रित विधियां होती हैं उसमें प्रदर्शन विधि नहीं आती। प्रदर्शन विधि जो होती है ये एक समुदाय, एक समूह के लिए की जाती है, जहां पर किसी भी चीज के बारे में इकट्ठा करके एक साथ लोगों को प्रदर्शन के जरिए दिखाया जाता है या बताया जाता है। तो बाल केंद्रित विधियों में जो नहीं आती है वो हमारी प्रदर्शन विधि नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थाएं जो 2 या कम उम्र के बच्चों की संरक्षा देखभाल करती हैं उन्हें कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रैच कहते हैं, बालवाड़ी कहते हैं, शिशु स्कूल कहते हैं, रिमांड घर कहते हैं। तो आजकल क्या देखा जा रहा है कि जो माता और पिता हैं दोनों ही काम करने वाले हैं, दोनों ही वर्किंग है। अगर और पर उनका बच्चा होता है जैसे और वो छोटा है तो अपने बच्चे को वो कहाँ छोड़ कर जाएं? उसके लिए क्या है, हमारे जगह जगह क्रैच खोल दिए गए हैं। तो उसमें वो माता पिता क्या करते हैं, सुबह के टाइम अपने बच्चे को छोड़ जाते हैं, बच्चा वहीं खाता है, वहीं सोता है, और शाम को लौटते टाइम वो अपने बच्चों को ले लेते हैं। तो ऐसी जो संस्थाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? क्रैच कहलाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? लैंग्वेज एवं थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है टाइडमैन, प्याजे, डार्विन या प्रेयर। तो किसने लिखी है पुस्तक? प्याजे ने लिखी है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यह कथन किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है जेम्स ट्रेवर का है, ठीक है, H.J. आइंसेक का है, क्रो एंड क्रो का है, E.W. हरलॉक का है। तो ये किसकी डेफिनेशन है? क्रो एंड क्रो की है। इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन है वो गर्भकाल के प्रारंभ से लेकर कहाँ तक चलता है? किशोरावस्था तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन है क्या है? किशोरावस्था तक है, बाल्यावस्था तक है, शैशवावस्था तक है, जीवन पर्यंत है। तो बाल विकास का जो अध्ययन है वो कहाँ तक होता है? किशोरावस्था तक होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन के जन्मदाता हैं? कौन है किंडरगार्टन के जन्मदाता? फ्रोबेल हैं, जॉन डीवी हैं, मारिया मॉन्टेसरी हैं, मैकमिलन है।
तो कौन है किंडरगार्टन के? ये हैं हमारे फ्रॉबेल। ठीक है, किंडरगार्टन क्या होता है? ये बच्चों का उद्यान या बच्चों का बगीचा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो गया इसका? फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह किसने कहा है? ये डेफिनेशन है कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। किसकी डेफिनेशन है? क्या ये क्रो एंड क्रो की है, जेम्स ड्रेवर की है, हरलॉक की है, फ्राइड की है? तो आप याद रखेंगे डेफिनेशन किसकी है? जेम्स ड्रेवर की है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि बच्चों के पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है भोजन ग्रहण करना, ठीक है, सतन त्याज्य, बाल विकास का अध्ययन या मलमूत्र नियंत्रण। तो जब बच्चों के पालन पोषण की बात करें उसमें विभिन्न विधियां आती हैं, तो जो इसके अंतर्गत नहीं आती वो कौन सी होती है? बाल विकास अध्ययन। क्योंकि बाल विकास अध्ययन के अंतर्गत ही हम क्या कराते हैं? उन सारी विधियों का बच्चों को सिखाते हैं, उनका निर्माण करते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान है? ठीक है, किस वैज्ञानिक ने कहा है कि नवजात शिशु जो है एक कोरी स्लेट के समान है? ऑप्शन दिया है जॉन लॉक है, ठीक है, बी हरलॉक है, चार्ल्स डार्विन है, फ्राइड है। तो ये कथन किसका है? जॉन लॉक का है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? चार्ल्स डार्विन ने दिया है, ठीक है, एन बेले ने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है, बी बेल्डविन ने दिया है। तो किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। विकास पर शोध कार्य में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। सही ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है मुस्कुराहट का प्रारंभ, प्रथम शब्द, पठन या चलना। ठीक है, तो प्रारंभिक उदाहरणों की बात करें तो उसमें क्या नहीं होता? पठन नहीं होता। मुस्कुराहट का प्रारंभ भी होता है, प्रथम शब्द बच्चा कुछ भी बोलता है, चलना सीखता है, लेकिन पठन नहीं होता। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सबसे महत्वपूर्ण भाग पूछा है कोशिका का। ऑप्शन दिया है केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति या जीव द्रव्य। तो कोशिका का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो क्या होता है? केंद्रक होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है? क्या क्लोरोफिल पाया जाता है? सेकंड ऑप्शन है ग्लाइकोजन पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, केंद्रक या जीवद्रव्य पाया जाता है। तो जो ये वनस्पति कोशिका होती है और ये जो जंतु कोशिका है इसमें जो समान रूप से पाया जाता है वो हमारा केंद्रक और जीवद्रव्य पाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है, क्या कोशिका कहते हैं, कंकाल कहते हैं, ऊतक कहते हैं या पेशिया कहते हैं? जब एक ही प्रकार की कोशिकाओं की बात की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, सिर्फ कोशिका अपवाद है। मतलब शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक है, केवल एक ही अपवाद है। वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है त्वचा, ठीक है, प्रौढ़ लाल रक्त कणिकाएं, यकृत या तंत्रिका कोशिकाएं। तो ये जो हमारी प्रौढ़ लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ये अपवाद होती हैं कि इनमें केंद्रक पाया जाता है। सही ऑप्शन क्या हो गया इसका? बी हो गया। नेक्स्ट है, एक्टोमॉर्फिक शारीरिक बनावट वाले लोग अक्सर कैसे होते हैं? ठीक है, जो एक्टोमॉर्फिक लोग होते हैं जिनकी शारीरिक बनावट एक्टोमॉर्फिक होती है वो लोग कैसे होते हैं? गोल मटोल व मोटे होते हैं, भारी तथा लंबे होते हैं, लंबे व पतले होते हैं, नाटे व भारी होते हैं। तो कैसे होते हैं ये लोग? लंबे व पतले होते हैं, मोटे लोगों की अपेक्षा ये बहुत अधिक काम करने में तेज होते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण होता है। ठीक है, ये लिपिड का जो संश्लेषण है वो कोशिकाओं में कहाँ होता है?
फर्स्ट ऑप्शन दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या फिर एफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या फिर गोल्गी उपकरण में। तो कहाँ होता है? जो ये हमारी मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें क्या होता है? कोशिकाओं के लिपिड का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है आनुवांशिक गुणों तथा वातावरणों के सभी स्तरों के बीच आदान प्रदान के फलस्वरूप हुए विकास को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्पेलोकॉर्डल कहते हैं, प्रॉक्सी मोडिस्टल कहते हैं, ठीक है, जीनोटिपिकल कहते हैं, या फिर एपिजेनेसिस कहते हैं। तो आनुवांशिक गुणों एवं वातावरण के बीच जो सभी चीजों का स्तरों का आदान प्रदान होता है, उसके फलस्वरूप जो विकास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एपिजेनेसिस कहते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषित करता है, ठीक है, कोशिका में प्रोटीन कौन संश्लेषित करता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है पेरोक्सिसोम, राइबोसोम, केंद्रक या पुटिका। तो कौन करता है? राइबोसोम करता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है डीएनए पाया जाता है, ठीक है, डीएनए पाया जाता है, क्या कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, क्रोमेटिन में पाया जाता है, राइबोसोम में? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो डीएनए होता है ये क्रोमेटिन में होता है। क्रोमेटिन के जो धागे हैं वो किस में पाए जाते हैं? डीएनए में पाए जाते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है यह हमारे शरीर की सरलतम इकाई है, ठीक है, कौन सी है जो हमारे शरीर की सरलतम इकाई है? फर्स्ट दिया है कोशा, अंग, मांसपेशियां, हड्डी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट हो जाएगा कोशा। मतलब ये जो हमारी कोशिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं? हमारे शरीर की सबसे सरलतम इकाई होती हैं, ठीक है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आज हमारे साथ जुड़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पर डेली प्रैक्टिस करते रहिए। पेपर होने बहुत जल्दी होने वाला है, सिलेक्शन आपको लेना है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और डेली प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।